राधे राधे बच्चों, जैसे कि आपको पता है 10th एग्जाम चल रहे हैं और जो आपके लास्ट एग्जाम्स थे साइंस एसएसटी, अब आपका मैथ्स है, तो इसमें हम चैप्टर वाइज रिव्यूज करेंगे कि कितने टॉपिक आते हैं, किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हीं पे हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सोल्व कराऊँ चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और कहां से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। लेसन्स और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं उन तक ये हेल्प हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर। हाँ जी, इसमें फर्स्ट आपके पास दे रखा है कि भाई इरेशनल नंबर को प्रूव करना। अब इरेशनल नंबर प्रूव करने की जो स्टेटमेंट है वो 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में कुछ भी आ सकती है। जिसमें आपकी 5 मार्क्स में आएगी उसमें तो आपको डेफिनेशंस वगैरह बतानी आएगी, वो डेफिनेशंस कंफर्म करेगा ताकि वो थोड़ा क्वेश्चन लेंथ बन जाए। अब इसमें आपके पास किस टाइप की स्टेटमेंट आएगी? फॉर एग्जांपल आपके पास दे रखा है प्रूव दैट square root 5 is an irrational number। अगर आपके पास स्टेटमेंट इस टाइप की है तो ये क्वेश्चन चाहे आपका 2 नंबर में है, चाहे 3 नंबर में है, चाहे आपका 5 नंबर में है, इसको आपने कंप्लीट सोल्व करना है। जो भी आपको 3 स्टेप्स आपको बता रखे हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसको रैशनल नंबर लेट करते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम इसको दिखाते हैं कि भाई जो इसका एचसीएफ आता है डिनोमिनेटर नोमिनेटर का वो 1 आता है, और उसके बाद फिर हम इसमें कैलकुलेशन करके स्क्वायर रूट जैसे होता है इसको खत्म करते हैं, फिर इसमें हम दिखाते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन होता है, पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन, फिर सिंपलीफाई करना होता है, फिर इनको को प्राइम दिखाना होता है। ठीक है जी, प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिटेल है, बट हम यहाँ पे हल्का सा रिव्यूज लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक में है क्या चीजें। अगर आपके पास ये आते हैं तो फिर रूट 5 को आपने कंप्लीटली प्रूव करना है जैसे आप करते थे। अगर आपके पास आता है प्रूव दैट, स्टेटमेंट ऑलरेडी दे रखी है आपके पास, प्रूव दैट 2 स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर इफ रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपके पास स्टेटमेंट इस टाइप में आती है तो आपने इसमें दे दिया कि रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो जो आपके एग्जांपल्स में, अब बच्चे क्या करते हैं जब एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करते थे तो वो क्या मिस्टेक करते थे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उसमें ये नहीं बता रखा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ही सोल्व कर देते थे। बट ये थोड़ा स्टेटमेंट में आपने ध्यान देना है, अगर ये आपके पास दे रखा है तो फिर ये शॉर्ट फॉर्म में सोल्व होएगा, और अगर आपके पास ये चीज गिवन नहीं है, चाहे वो आपको क्वेश्चन 2 मार्क में, चाहे 3 में, चाहे 5 में, उसको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक तो था आपके पास ये। नेक्स्ट आता है आपके पास एचसीएफ और एलसीएम। इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आप एचसीएफ सोल्व करोगे तो जो कॉमन नंबर आएगा, कॉमन नंबर आपके पास मीनिंग समझते हो कि भाई जो 2 नंबर 3 नंबर जो भी आपके पास जितने भी नंबर दे रखे होंगे उन सब में कॉमन नंबर की कम पावर देखनी है। जो कॉमन होएगा बाकी को हमने टच नहीं करना, सिर्फ कॉमन को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल p दे दिया मान लो यहाँ पे a स्क्वायर b c, और एक नंबर दे दिया q दे दिया मान लो x स्क्वायर y z। क्लियर? और यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें यहाँ पे चेक किया फॉर एग्जांपल c पावर 3 किया यहाँ पे, अब इसमें हमने निकालना मान लो HCF। ध्यान रखना, हमने इसको नहीं देखना, हमने देखना है इन सबको। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या उसको अंडरलाइन कर लो, इसको एक और C कॉमन है। तो मैंने बोला है कि जो HCF होता है उसमें हम लेंगे कम पावर, जो कॉमन नंबर दे रखा उसकी कम पावर लेंगे आप। तो यहाँ पे जो कॉमन था, एक तो A कॉमन था और एक C कॉमन था, तो इनकी कम पावर किसकी है? यहाँ पे चेक करो, C A पावर 3 C पावर 1, तो 1 पावर है यहाँ पे। A पावर तो दोनों में सेम दे रखी है तो उसको यूज कर लेंगे।
तो ये एचसीएफ है। वैसे हमारे पास नंबर्स को होएगा, नंबर को जब भी सोल्व करोगे हमेशा आपने सोल्व करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करना आपने इसको। अब आपके पास दे रखा है एचसीएफ, ये आ गया। फिर आता है एलसीएम। एचसीएफ का मीनिंग होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है जी। यानी जो एचसीएफ होता है वो हमारा क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है कि भाई उन नंबर को डिवाइड कर दे, तभी उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उन सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। एलसीएम, एलसीएम हमेशा हमारे पास एक बड़ा नंबर आता है, जो भी नंबर दे रखे हैं उनसे बड़ा आएगा, और एलसीएम का मतलब होता है कि ये डिवाइड हो जाए उन नंबर से। एचसीएम में क्या होता है कि भाई ये नंबर उनको डिवाइड करे, एलसीएम में क्या होता है कि ये नंबर उनसे डिवाइड हो जाए। एलसीएम हमेशा नंबर्स के या तो इक्वल, लार्जेस्ट नंबर के इक्वल आएगा या उनसे बड़ा आएगा, और एचसीएफ उनके इक्वल आएगा या उनसे छोटा आएगा। क्लियर? और जिसमें हमारे पास HCF 1 आ जाता है उसको हम कोप्राइम नंबर बोल देते हैं। एलसीएम, अब इसके एलसीएम निकालना है। एलसीएम में कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर ए स्क्वायर आ गया, पहले कॉमन को पकड़ो, बाकी बाद में देखेंगे। C3 आ गया, आगे से यहाँ पे बाकी सब को लिख दो जो बच जाते हैं। ऊपर से क्या क्या बचा, B बचा, C हमने ले लिया था, इसको नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि C हाईएस्ट पावर के अंदर इंक्लूड हो गया है, तो C को हमने दोबारा नहीं लिखना। X स्क्वायर नहीं आया पहले तो इसको लिखेंगे, Y नहीं आया इसको लिखेंगे, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। A स्क्वायर ऑलरेडी पहले आ चुका था, तो ये इसका क्या बन जाएगा, LCM। क्लियर? अब नेक्स्ट आपके पास देखा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो। कंपोजिट मींस मोर देन टू फैक्टर, याद रखोगे, मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर बनेंगे वो हमारा कौन सा नंबर बनेगा, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें फॉर एग्जांपल दे दिया 13 × 14 × 15 + 15। अब बच्चे इसमें छोटी सी मिस्टेक क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे रूम से दूसरे रूम के अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है जी। अब मैंने कंफर्म करना है कि भाई उस रूम के अंदर कैंडिडेट 2 है या 2 से ज्यादा है, तो उसके लिए सिंपल से एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं वहां पे बाहर खड़ा हो गया दरवाजे के ऊपर, और दरवाजे से जैसे मैं खड़ा हुआ 2 कैंडिडेट बाहर आ गए ऑलरेडी, ठीक है जी। फिर मैंने ध्यान दिया कि अंदर से फिर आवाजें आ रही है, तो वहां से कंफर्म हो गया है कि वो वहां पे जो कैंडिडेट्स है वो 2 से ज्यादा है। ऐसे यहाँ पे अपने क्या चेक करना है कि इसमें से जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकाल दो। कॉमन निकाला जी 15 आ गया, बाकी का इस चीज लिख दो 13 × 14 + 1। अब ऑलरेडी 15 के 2 फैक्टर बन जाते हैं, 15 × 1 यानी इसके 2 फैक्टर बन गए। 3 × 1 लगाओ, जो मर्जी लगाओ, ठीक है। वो हो सकता है 5 दे दे यहाँ पे, तो यानी एक तो वही नंबर आ जाएगा, और 1 के साथ करोगे फैक्टर तो और भी ज्यादा बनते हैं। तो हमने इस अंदर वाले को फिर भी चेक किया कि भाई अंदर भी कानाफूसी चल रही है, यानी अंदर भी कोई है, तो हमें उस अंदर वाले को ज्यादा इंक्वायरी निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से हम बोल देंगे कि दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो एक बार डी में लिख दो, दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसको हमने ज्यादा डिटेल में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सिंपल सा लॉजिक था कि क्या था इसमें कि हमने इसको कंपोजिट दिखाना था। कंपोजिट मींस इसके 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाने थे, तो वो हमने दिखा दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपके पास आता है 6⁻n, और इसको चेक करना है कि भाई इसका जो एंड आएगा वो 0 होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले माइंड में एक पिक्चर बताओ। फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है 10 होता है, 10 से बड़ा 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, जितने मर्जी लिखते जाओ जिसके लास्ट में 0 आता है। एक चीज माइंड में ध्यान रखना, जिसके लास्ट में 0 आएगा, फॉर एग्जांपल 1 है, इसको 1 × 10 लिखेंगे, 20 है 2 × 10 लिखेंगे, 30 है 3 × 10 लिखेंगे। जिसके लास्ट में 0 आएगा उसके अंदर 10 का मल्टीपल, 10
की पावर्स तो आएंगी ही आएंगी, 10 की पावर 1 आए, 10 की पावर 2 आए, 10 की पावर 3 आए। अब ये जो 10 है ना, 10 हमेशा दो ही फैक्टर देता है। 10 की पावर 2 आए तब भी वो दो ही फैक्टर देगा, 10 की पावर 3 आए तब भी वो फैक्टर दो ही देगा। उनकी पावर्स इंक्रीज होती रहती है। अगर 10 पावर 1 दे रखा है तो मींस 2 into 5 फैक्टर बनेंगे। 10 raised to power 2 दे रखा है, 2 पावर 2, 5 पावर 2 फैक्टर बनेंगे। जितनी जीरोस होंगी 2 और 5 की सेम पावर आती जाएंगी। सबसे मेन जो कंक्लूजन निकला यहाँ पे वो क्या निकला, जिसके लास्ट में जीरो आएगी उसके जो फैक्टर बनेंगे वो 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। अब ये 2 और 5 अगर आ गया है तो चेक करना है, यहाँ पे क्या चेक करना है कि भाई 6 पावर n जो एंड है वो जीरो से है या नहीं है। तो इसके फैक्टर करो सिंपल सा, 2 into 3। अब यहाँ पे चेक किया कि भाई 2 तो फैक्टर है बट इसके साथ 5 तो नहीं आया। अगर 5 आता तो हम बोल सकते थे कि भाई इसका जो एंड है वो जीरो से आएगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 5 is not factor of 6 power n, hence 6 power n cannot end with digit 0। क्लियर? ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना हमने, ठीक है जी। तो ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर था, मेन टॉपिक आपके पास ये 4 टॉपिक दे रखे हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इनमें आप। और सिंपल सा है कि बच्चे क्या करते हैं जब मैथ्स की रिवीजन करते हैं, अपनी पुरानी नोटबुक्स को या फिर गाइड को सामने रख लेते हैं, क्वेश्चन साथ से सोल्व नहीं करते। जैसे हिंदी के रट्टे लगाए होते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस के रट्टे लगाते हो। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जब आप पेपर में अटेम्प्ट करते हो ना तो कहीं ना कहीं पे जाके आप अटक जाते हो और फिर आपके माइंड में होता है कि एक वर्ड पता लग जाए। तो वो गलती बेटा मैथ्स में नहीं करनी है। जितना हो सके असाइनमेंट या सैंपल पेपर्स को उठाओ जो अनसोल्ड दे रखे होंगे, ठीक है जी। इन टाइप के यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई असाइनमेंट चाहिए होती है या फॉर्मूला चाहिए होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो 9138173337। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको अनसोल्ड कोई भी असाइनमेंट टाइप चाहिए या फॉर्मूले चाहिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि थोड़ा सा उसका भी बेनिफिट हो जाए लास्ट मोमेंट में। क्लियर? और 10th क्लास का जैसे ही आपके पास एसएसटी एग्जाम हो जाएगा 7th को, तो 7th से लेके और आपका जो एग्जाम दे रखा है वो 11 को होएगा, तब तक हमारे पास संडे तक लाइव सेशन भी चलेगा रात के टाइम पे नियर अबाउट 8 to 10। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जैसे तो डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Yes students, now next is chapter number 2। इसमें दे रखा आपके पास पॉलिनोमियल। अब इसमें कौन कौन से इस टॉपिक 3 टॉपिक्स आपके पास है, ज्यादा एक्साइज नहीं है इसके अंदर आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और 1 मार्क में जो एमसीक्यूज टाइप में आता है वो बनेगा आपके पास हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जो एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल सिंपल दे रखा है, आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें देखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसके अंदर सबसे पहले बात पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जिसमें आपके पास ax² + bx + c फॉर्मेट होता है। तो ये आपके पास बनती है कौन सी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी =0 नहीं आएगा। इसमें क्या करना आपने? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज करना है। क्लियर? अगर आपको वो मेथड क्लियर नहीं है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको मैं जो उस टॉपिक आपको बता रखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कैसे सोल्व करना आपने, वो लिंक आपको सेंड कर दूंगा मैं। क्लियर? तो इसमें ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक यानी x² हाईएस्ट पावर जो है डिग्री 2 आएगी। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्लियर? रिलेशनशिप बिटवीन, तो इसमें आपने क्या करना होता है? एक अल्फा बीटा नाम दे दिया आपने, 2 जीरोस होती हैं इसकी, जीरोस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक इंसान की 2 औलादें हैं, क्या नाम दे दिया? अल्फा एक का बीटा, ठीक है जी। तो एक बार हमने सोल्व करना है अल्फा + बीटा और एक बार हमने सोल्व करना है अल्फा × बीटा।
अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ हमारा कोई वेरिएबल यूज नहीं होता। 3 टर्म्स दे रखी हैं, एक दे रखा है एक्स के कोएफिशिएंट, एक दे रखा है एक्स कोएफिशिएंट, एक दे रखा है कांस्टेंट टर्म। एक्स के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं बी टर्म, एक्स के आगे ए, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं उसको नेम देंगे हम सी। तो वहीं से हमारे पास अल्फा बीटा निकलते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए, या फिर हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पास ए दे रखा है, बी दे रखा है, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफ। अब इसमें क्या होता है कि ग्राफ दे दिया आपको और उससे पूछ सकते हैं कि भाई इसके कितने जीरोस है। अब जो कॉलम दे रखी होगी एक्स एक्सिस वेरिएबल में दे रखी होगी, तो अगर वो जितने पॉइंटों पे एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगा, उतनी ही जीरोस निकलेंगी। यहाँ पे जैसे डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपके पास कोई भी जीरो नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भी जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो पैराबोला इस टाइप में बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, क्लियर, ये टाइप बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है जी, तो हेमिस्फीयर टाइप का बनता है, नीचे से हेमिस्फीयर टाइप का बनता है, क्योंकि जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इजी फॉर्मेट में आएगा। अब इसमें आपके पास ये जो पैराबोला फेस है, एक तो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, एक नीचे की तरफ खुला हुआ है। ऊपर वाला होता है उसको अपवर्ड बोल देते हैं, नीचे वाला क्या होता है डाउनवर्ड बोल देते हैं। तो ये हमारा डिपेंड करेगा किस पे, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। अगर ऊपर की तरफ खुला है मतलब a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन, सेकंड कंडीशन क्या होगी आपके पास, लेस देन 0। तो इस चीज में आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, क्लियर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, एग्जांपल बुक में दे रखे हैं, वहां से आप एक बार वो ट्राई कर सकते हो वहां से। नेक्स्ट आता है हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपकी बुक में दे रखी है उसमें ध्यान रखना बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, साथ ही साथ जो गलतियां मेरे सामने स्टूडेंट्स की आती है वो भी डिस्कस करूंगा, क्लियर। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं ध्यान से कि भाई उसने जीरोस दे रखी हैं या फिर डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करके दे रखा है, सम का मतलब होता है ऐड करके दे रखा है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर। अब इसमें ध्यान देना आपने कि उसने स्टेटमेंट में सम लिखा हुआ है या प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके वो आपके 1/x 1/b, तो ये एक पॉलिनोमियल दे दी, फॉर एग्जांपल 4x² + 6x + 9 ये दे दिया। अब वो आपको ये कहता है कि भी जो इसके जीरोस आएंगे उसके रेसिप्रोकल से, उनके जीरोस के रेसिप्रोकल से जो इक्वेशन बनेगी वो निकालनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसके फैक्टर करने स्टार्ट कर देते हैं, और इसके फैक्टर्स कभी कभी तो इजीली निकल जाते हैं बट कभी कभी निकलते नहीं। वो कहते हैं बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भी इसके तो सॉल्यूशन आएंगे नहीं, बट ऐसा नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चंस में। आपको जो दे रखा है ना लास्ट में सोल्व कर रहे हैं उसको पकड़ लो, मान लो उसके रेसिप्रोकल बोल रहे हैं तो इसके रेसिप्रोकल बोल रहे हो तो इसके रेसिप्रोकल कर दो ना पहले ही। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, भाई x² माइनस में सम 1/α प्लस 1/बीटा इनटू में x प्लस में 1/α इनटू 1/बीटा, क्लियर। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा, जब इसको या बीटा प्लस अल्फा करोगे, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में एलसीएम क्या आ गया, अल्फा इनटू बीटा इनटू x, ठीक है जी, ये आ गया 1/अल्फा इनटू बीटा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा निकाल लेना है। इसमें बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसमें हमने सम और प्रोडक्ट का यूज करना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो आपको यहाँ पे नोट करा रहा हूं मैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी, यहाँ पे आपने कोई फैक्टर नहीं करना है, डायरेक्ट जो उसमें आपसे पूछा गया वही आपने सोल्व करना है। इस टाइप की यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज बनती है, बनी कैसे हैं
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपके पास आता है, इसको आप लिखना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बनी कैसे है कि जब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, उस 2ab को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया तो ये आइडेंटिटी बन गई है। a प्लस b होल क्यूब ये आइडेंटिटी होती है, हमें पता है। सिर्फ हमने बेटा वो ही आइडेंटिटी यूज करनी है जहाँ पे अल्फा बीटा यूज हुए यानी प्रोडक्ट यूज हुए और सम यूज हुए, उससे बाहर हमने नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसने यहाँ पे ऊपर कर लिया तो ये साइड इसको रखा यहीं पे, इसको ट्रांसफर कर दिया, अल्फा फॉर्मेट में दिखा दिया, इन आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट जैसे मर्जी आप डन करो। एक आ जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसमें हमने इसको सोल्व किया अल्फा प्लस बीटा इनटू स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जितने भी यहाँ पे आपने आइडेंटिटी देखी है, इन आइडेंटिटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर बाय चांस आपके पास इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और चांसेस है क्योंकि थोड़ा आपके पास जो फॉर्मेट है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव पैटर्न में दे रखा है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे इन आइडेंटिटीज को ही आपने यूज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर? ये थर्ड 3 आइडेंटिटीज है, और क्वेश्चंस की इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बट बिना चीटिंग के, क्योंकि थोड़ा आपको पता लगेगा जब प्रैक्टिस करोगे आप तो इजीली सोल्व हो जाएगा। बट अगर आपके पास रेसिप्रोकल दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, रिलेशनशिप दे रखा है, तो उसमें स्प्लिटिंग द टर्म करोगे सोल्व हो जाएगा। बट उसने कोई इक्वेशन आपने पॉलिनोमियल बनानी है तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि उसके फैक्टर निकलेंगे, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो आपने ध्यान रखना इन आइडेंटिटीज का, इन आइडेंटिटीज को ये आपने पुट करना है, उसी में वैल्यू पुट करेंगे आपके पास। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2। क्लियर? जो मेन टॉपिक थे आपके पास। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चलते हैं चैप्टर की तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें जो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है वो कहां से बनेगा? वो बनेगा आपके पास जो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? या तो सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्लियर? या फिर सॉरी, या फिर इसमें हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप की आपके पास लाइन होती है। कौन कौन सी? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और ओवरलैपिंग। ठीक है जी। जो क्वेश्चन बनता है आपके पास वो आपके पास उसमें देगा कि भाई इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, किसी वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी पूछ सकता है। इसमें जो इक्वेशन होती है किस टाइप की होती है? ए बी सी, यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज कर रखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन के x के वेरिएबल को नाम दे दिया a1। देखो जो हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है तो इक्वल टू साइन यूज कर रखा है इसके अंदर। 9th क्लास में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की है, a b c निकालते थे वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी अब लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो एक ही बनती है, तो हमने 2 चाहिए थी। पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, जोड़ा चाहिए था। तो जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने जो वेरिएबल देना उनको अलग अलग नेम दे दिए कि फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल को नाम दे दिया a1 b1 c1 और सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल्स को नाम दे दिया a2 b2 c2। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। मेन तो हमारे 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन, एक होता है ग्राफिकली सॉल्यूशन। ग्राफिकली सॉल्यूशन आपने 9th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है जी, उसमें हम सॉल्यूशन निकालते थे तो करते थे। और अलजेब्रा के अंदर 2 ही सॉल्यूशन है, थर्ड आपके पास में डिलीट हो गया था। फर्स्ट आपके पास देर कैलकुलेशन, सेकंड देर का आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिलीट हो गया था, उसके हम कोई जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे। इसके लिए कंडीशन कौन सी होती है कि भाई हम a1 अपॉन a2 इज
नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन यूनिक है। नेक्स्ट दे रखे हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी ओवरलैपिंग सॉल्यूशन। तो जो हमसे 1 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो इन्हीं कंडीशंस में से डिस्कस करेगा जिसके अंदर हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑलरेडी आप कर चुके हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर चुके हो, एलएमएस मेथड कर चुके हो आप। ठीक है जी, जो मेथड आपको इजी लगता है आप वो सोल्व कर सकते हो अगर बाय नेम उसने आपसे डिस्कस किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय नेम आ जाता है कभी-कभी। क्लियर? तो जो आपसे डिस्कस किया है फिर उसी का ही डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन का डिस्कस किया आपने एलएमएस को सोल्व कर दिया, वो टोटली आपका रॉन्ग हो जाएगा। जहां तक इक्वेशन है वहीं तक आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, तो इन कंडीशंस का आपने ध्यान रखना है। अब इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द दीस कंडीशंस। हाँ जी, अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको टॉपिक बता रखा है, टॉपिक से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए किस टाइप के आएंगे, उन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं कहता कि भाई आप कंप्लीट बुक कर डालो, जो भी टॉपिक यहाँ पे नोट करा रहा हूँ आपने 3 क्वेश्चंस को भी एक तो पहले उसको समझो किस टाइप के दे रखे आपके एनसीईआरटी बुक में है, फिर एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट जाओ, एग्जाम्पल को ले लो और उसमें सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। अगर आप एनसीईआरटी को उठा लोगे, ऐसे उठा लोगे भी हाँ ये एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करें, वो नहीं हो पाएगा। आपने कभी भी नोट किया होगा कि जब आप एनसीईआरटी की बुक खोल के क्वेश्चंस करते हो ना आपको इजीली आ जाते हैं, बट सेम क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिया जाए, आपने फेस भी की होगी प्रॉब्लम सितंबर एग्जाम में यूनिट टेस्ट के अंदर कि भाई क्वेश्चन एनसीईआरटी होते बट हमसे सोल्व नहीं होते। वो क्यों नहीं सोल्व होते? क्योंकि हमने तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक में से पेज में से देखा है, रटेला है, कुछ भी किया, बट आप उसको जब तक एज अ असाइनमेंट उसको सोल्व नहीं करोगे ना, अनसोल्ड पेपर को नहीं उठाओगे क्लियर, तब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। मैथ्स बेटा एक ऐसी चीज है जिसमें प्रैक्टिस सही होती है, और जितने भी मैथमेटिशियन हुए हैं ना, जिस मर्जी को उठा लो, फेल हर कोई होता है। ठीक है जी, फेल होएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं आपके सामने अगर खड़ा हूं तो मुझे स्टार्टिंग से कुछ नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता है, बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते गए एक्सपीरियंस होता रहा कि बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं उसको ही दूर कराना। आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है नो डाउट, बट उसकी प्रैक्टिस मस्ट है। और इसमें आपने जो मिस्टेक्स आप करते हो उन मिस्टेक्स को दूर करना है, वो टाइम टू टाइम आपको रिमाइंड कराऊंगा मैं, उसका आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे दे रखे हैं जैसे टॉपिक्स में लिखे हुए यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर एंड फ्रैक्शन, आर्टिकल एंड देयर पोस्ट, डिस्टेंस, स्पीड टाइम, बेस्ड ऑन एजेस। अब इसमें जैसे नंबर और फ्रैक्शन की बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नंबर किस टाइप का आएगा क्या आएगा, तो आपने बेटा ध्यान रखना है जब भी वो बात करेगा 2 डिजिट नंबर की, 2 डिजिट नंबर मींस एक आपने मान लेना है x, एक यूनिट मान लेना आपने y। ठीक है जी, तो उसमें हमारे पास मान लो नंबर कोई भी आता है इस फॉर्मेट में होता है जिसके अंदर एक 10 डिजिट होता है, एक 1 डिजिट होता है। हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करेंगे। एक्सपेंडेड यानी 10 को करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, 1 को करते हैं y से मल्टीप्लाई, 1 डिजिट्स को, यूनिट डिजिट को। ठीक है जी, अब जैसे फ्रैक्शन आ गया, नंबर्स आ गए, नंबर तो एक टर्म है, फ्रैक्शन x अपॉन y, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस टाइप का आपने मान लेना। ठीक है जी, इसमें ध्यान देना आपने कि भाई एक नंबर पे इसके अंदर कितने भी क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट को अगर पढ़ोगे ना तो स्टेटमेंट ही आपको बता देगी कि भाई इसमें कौन कौन सी कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले तो लास्ट सेंटेंस को देखो, उसमें निकालना क्या है। लास्ट सेंटेंस में ही आपको बता देगा फाइंड द नंबर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फाइंड द नंबर, फाइंड द फ्रैक्शन, उसी को लेट कर लो, उसको लेट करके 1-2 लाइन लिखनी है उसको, तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। लाइन हमें बताती है
उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट होती है 3-4 लाइंस में होती है, तो फिर आपने फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को देखना है। 101% आपको फर्स्ट इक्वेशन वहीं से मिलेगी। तो जब उसको रीड करोगे आप, ठीक है जी, फ्रैक्शन में क्या दे रखा होगा, प्लस माइनस करना होगा, ठीक है, नंबर्स में दे रखा होगा इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में आपने अपने माइंड के अंदर सेटअप बना लेना है कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर क्या है इसके अंदर, ठीक है जी। अगर बड़े को छोटे के इक्वल करना है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। और अगर बड़े छोटे से बड़े को इक्वल करना है तो छोटे में प्लस कर दो, ठीक है। वो चीज ध्यान रखनी है आपने। क्वेश्चन बिल्कुल इजी होएगा, सॉल्व होएगा, पेपर बिल्कुल आसान रहेगा। नंबर पे तो मेन ये दो टाइप के आएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल देयर कॉस्ट। हम कॉस्ट किसकी लेट करते हैं, पर केजी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन लेके आया मैं, ये आर्टिकल लेके आया, ये आर्टिकल लेके आया। अगर वन आर्टिकल की कॉस्ट 10 रुपीज है तो 10 आर्टिकल कॉस्ट क्या है कि भाई कॉस्ट को इस नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे कॉस्ट को हम एक्स लेट करेंगे, वाई लेट करेंगे, कुछ लेट करेंगे। लास्ट लाइन बताएगी कि हमने लेट क्या करना है। आर्टिकल आ गया, कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे डिस्टेंस एंड स्पीड और टाइम। इसके अंदर ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपने। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे ट्रायंगुलर फॉर्मूला। आपने डिस्टेंस सोल्व करे हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड सोल्व करे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर टाइम सोल्व करे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है जी। अब इसमें क्या होएगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टाइप क्वेश्चन होंगे। एक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है कि भाई ए से बी का डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर, ठीक है जी। तो अगर वो सेम डायरेक्शन पे चलते हैं तो आफ्टर 7 आवर मिलते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन मिलते हैं तो 1 आवर मिलते हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं कि भाई एक आर की स्पीड लेट कर ली, बी की स्पीड लेट कर ली। अब फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट हुआ, एक बी से स्टार्ट हुआ, मिले कहां पे जाके सी पे। तो हमने ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालोगे, ए सी माइनस बी सी। अब ए सी फर्स्ट कार, बी क्या था सेकंड कार का स्पॉट था जहां से स्टार्ट हुई है। इसकी स्पीड मालूम है की क्या x, और इसकी स्पीड क्या की y। अब टाइम कितना लगा पहुंचने में, 7 घंटे। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस निकालने का, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया 7, ये 7 जो गैप आया था वो लिख देंगे यहाँ पे। ए बी कितना था 50, ए सी कितना आया था 7x, बी सी कितना आया 7y। ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों ने मिलके कवर किया, x plus y is equal to 150, यानी 1 वाला आ गया, इनको टाइम लगा, ठीक है। इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्ड ऑन एजेस। एज वाले सिंपल हैं, क्या तो वो हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट एज को लेट करना होता है। प्रेजेंट एज को लेट करोगे, मदर, फादर, डॉटर, सन जो भी दे रखोएगा, ठीक है जी। अगर मुझे अपने फादर के इक्वल एज करनी है तो मुझे अपने अंदर प्लस करना होगा। अगर फादर की एज मेरे इक्वल करनी है तो फादर की एज में से माइनस करना होगा। बट करेंगे एक ही सिचुएशन, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। कभी ये कर दो आप कि फादर में प्लस कर दिया, डॉटर में माइनस कर दिया, नहीं। आपने थोड़ा सा माइंड यूज करना है, ध्यान रखना है कि बेटा और फादर उनमें एज गैप होता है, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट लाइन हमें बताएगी। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, 3rd चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम है, स्टोरी क्वेश्चंस हैं। तो स्टोरी क्वेश्चंस में हमेशा लास्ट सेंटेंस बताता है हमने लेट क्या करना है, ठीक है। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों के 5 साल माइनस होंगे। फिर उसके बाद एक की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूसरे के एज के इक्वल करने के लिए। वो आपने देखना है फादर की कौन सी लेट की आपने, सन की कौन सी लेट की है, डॉटर या मदर, फ्रेंड्स आ सकते हैं, क्लियर। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है।
और जैसे ही आपका एसएसटी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जस्ट आपको फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, फिर इन टॉपिक के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको फॉर्मूलेज पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको चैप्टर वाइज भी असाइनमेंट प्रोवाइड हो जाएगी और फॉर्मूलेज अगर आपको चाहिए फॉर्मूलेज भी आपको मिल जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सके। बेस्ड ऑन एजेस ये डिस्कस हो गया आपके पास। इसमें से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी भी आ सकता है इसके अंदर। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द टॉपिक्स। यस फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चैप्टर दे रखा हमारे पास चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे इक्वल का साइन हटा देते हैं तो क्वाड्रिकोनल बन जाएगी, इक्वल टू का साइन लगा दिया तो इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने इसके अंदर दो टाइप के आपके पास इसके अंदर सॉल्यूशंस हम करते हैं। एक जिसको बोलते हैं डी फॉर्मूला, एक बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्लियर? जो आपका चैप्टर नंबर 2 में भी यूज होता है। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में भी सोल्व करना हमने इसमें, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। बाय नेम आता है तो वही सोल्व करेंगे, अगर बाय नेम नहीं आता तो आपके लिए सबसे जो टाइम सेविंग टॉपिक रहेगा या फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा डी फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से अगर आप सोल्व करोगे तो आपके लिए टाइम सेविंग रहेगी, क्योंकि कई बार हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो किसी के अंदर हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अंदर फैक्टर्स नहीं बन पाते। बेटर रहेगा कि आप इसके अंदर डी फॉर्मूला यूज करें। स्प्लिटिंग द फॉर्मूला फैक्टर तो हर एक के बनेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं कि जिनमें इजीली आसानी से एकदम नहीं बन पाते। अब इसमें आपके पास क्या रखा है? सबसे पहले नेचर ऑफ रूट। जो आपके पास 1 मार्क में एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनेगा वो आएगा यहाँ से, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स और जो इसमें क्वेश्चन बनेगा वो इक्वल टू रूट्स वाली कंडीशन में बनेगा। 3 कंडीशन होती है, कौन कौन सी? d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। जो आपका 1 मार्क में बनेगा वो इस कंडीशन से बनेगा। x निकालना पड़ेगा, उसको कोई वेरिएबल निकालना पड़ेगा जिसके अंदर उसने बोलेगा कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो इसके अंदर जब वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे आप तो उसका आपने ध्यान रखना है, और इसी कंडीशन के बेस्ड आपसे वो डिस्कस कर सकता है एमसीक्यू 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अब इसमें भी सेम वही बेस्ड ऑन नंबर्स। अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें नहीं पता लगता कि भाई ये चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 3 से। आपने क्या करना बेटा, अगर आपको पता लग जाता है कि भाई चैप्टर 4 से है चैप्टर 3 से है, क्योंकि जब आप इक्वेशन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे प्रोडक्ट के दे रखे होंगे, डिवीजन के दे रखे होंगे। क्लियर? तो प्रोडक्ट के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे इसके अंदर, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो इसके अंदर एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन के साथ रिलेशन दे रखा होगा। क्लियर? वो कैसे कि जैसे हम वहां पे बात करते थे एजेस के रिगार्डिंग, भाई मेरी एज दे रखी है, फादर की एज दे रखी है, और हमका हमारी जो एज का डिफरेंस, गैप डिफरेंस है वो बता रखा है। ठीक है? अगर आप एक्स वाई ऐड कर लोगे, उस सिचुएशन को हैंडल करोगे तब भी सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हाँ ये थर्ड के अकॉर्डिंग सोल्व होएगा, फोर्थ के अकॉर्डिंग सोल्व होएगा। नहीं, चैप्टर 4 जो दे रखा है उसमें अगर आप थर्ड वाला पैटर्न भी यूज करते हो तो भी वो सोल्व हो जाएंगे, लास्ट में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको आपने सोल्व कर लेना अपने मेथड से। अब इसमें एक तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है जी, इक्वल दे रखे होंगे, वेरिएबल आपने निकालना है बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स का आ जाएगा वहां पे, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट दे दी है, 2 नंबर्स का गैप दे दिया है, तो वहां पे आपके पास इजीली आपको पता लग जाएगा। ये चीज के रिलेटेड आ गया है तो इसमें हमेशा मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट आ गया यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। एक चीज का यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या ध्यान रखना आपने
टाइम गैप दे रखेगा भाई, एक ट्रेन थी उसकी स्पीड बढ़ा दी तो जितना पहले टाइम लगती थी उससे 2 घंटे कम लिए। ध्यान रखना इसमें एक तो दे रखेगा स्पीड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, और एक टाइम गैप कितना आया। तो उसके लिए एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है डिस्टेंस दे रखा होगा डिवाइड में स्लो स्पीड। अब यूनिफॉर्म भी स्लो स्पीड हो सकती है और दूसरी जो उसने बढ़ा के रखी वो भी हो सकती है। एक तो हमें बोल रखा होगा कि भाई जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे डिक्रीज कर दिया, तो वो जो डिक्रीज किया तो स्लो स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। अगर इंक्रीज कर दिया तो जो यूनिफॉर्म स्पीड आपने ऐड की वो यहाँ पे आ जाएगी। टाइम गैप दे रखा होगा भाई, पहले कितना टाइम चाहिए उनको पहुंचने में, 2 घंटे का गैप आया, 2 घंटे के यहाँ पे फिर आ गया आपके पास डिस्टेंस अपॉन में फास्ट स्पीड और इज इक्वल टू जो टाइम गैप आएगा। ठीक है जी, इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? टाइम और वर्क के रिलेटेड आ गया है, टाइम और वर्क जैसे एनसीईआरटी का गया एक ही क्वेश्चन दे रखा है वाटर टैप वाला। ठीक है, वाटर टैप में उसमें मान लो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, पेन मार्कर को। अब मुझे इसको ले जाके बाहर रखना है, वर्क करना है इसके ऊपर। अगर मैं 2 स्टूडेंट, 2 हम कैंडिडेट इकट्ठे लेके जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर मैं ही लेके जाता हूं तो मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे ये स्पेस पेंट करना है, तो मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 12। तो मैंने आज के दिन सिर्फ इस बॉक्स को पेंट किया, तो मेरा 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1 डे का टोटल वर्क में से मैंने कितने पार्ट को पेंट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 टोटल पार्ट दे रखे थे, मैंने सिर्फ एक पार्ट को किया, तो यानी मेरा जो 1 डे का वर्क हुआ वो कितना हुआ? 1/12 हुआ। टोटल मुझे इस बॉक्स को पेंट करने में 12 डेज लगेंगे, बट मेरा 1 डे का वर्क कितना आया? 1/12। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन था कि भाई टैंक को फिल करने में टोटल टाइम लगता है x, तो 1 आवर का वर्क कितना होएगा उसका? 1/x होएगा। यानी इसमें थोड़ा सा टाइम वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, उसमें आपके पास जितना टोटल टाइम लगता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में चला जाता है। क्लियर? तो एनसीईआरटी में आपके पास इसमें जो एक्सरसाइज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का टेबल है उस एक्सरसाइज दे के उसकी भी प्रैक्टिस करो। 3-4 क्वेश्चंस उसमें निकल जाएंगे आपके स्पीड और टाइम के रिलेटेड। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज दे रखी है, लास्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में से एमसीक्यू टाइप निकलेगा वहां से, जो लास्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। क्लियर? वहां पे आपके पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के एग्जांपल दे रखा है, वहां से प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस करनी है, बिना देखे उसको सोल्व करना है। क्लियर? तो ये दे रखा है आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से, इनके सब की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी अनसोल्ड अगर आपको चाहिए तो। क्लियर? तो हम धीरे धीरे चैप्टर्स को सोल्व करेंगे। तो ये जो वीडियो दे रखा है, इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट सोल्व किया चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 का। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो उनमें से 1-2 नंबर को कैसे ले हम वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चैनल से ज्यादा बने रहें, स्टूडेंट्स को ज्यादा शेयर करें ताकि बेनिफिट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।